कक्षा में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती सपना जैन, उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय चंद्रशेखर आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल रांतीवर से। आज मैं आपको व्यवसाय अध्ययन का इकाई 4 यूनिट सेकंड का सहकारी समिति चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। सहकारी समिति, सबसे पहले हम सहकारी समिति का अर्थ समझेंगे कि सहकारी समिति होता क्या है। तो सहकारी शब्द का अर्थ किसी साझे उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम करना होता है। सहकारी समिति जो होती है वो ऐच्छिक संघ होता है जिसमें सीमित साधन वाले लोग आपस में मिलकर समानता के आधार पर लाभ प्राप्ति हेतु नहीं वरन सदस्यों की सेवा व सहायता के उद्देश्य से तथा प्रजातांत्रिक विधि से व्यावसायिक तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। अतः हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सहकारी समिति होता है उनका मेन उद्देश्य जो रहता है समाज की सेवा करना होता है। सहकारी समिति के गठन हेतु जब हम सहकारी समिति का गठन करते हैं तो कम से कम 10 सदस्यों की हमारे लिए आवश्यकता होती है। सहकारी समिति में भारतीय सहकारी अधिनियम के अंतर्गत 1912 के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? सरल होती है एवं समिति का गठन करने के लिए 10 बालिग सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। मतलब कि कम से कम 10 बालिग सदस्यों की स्वीकृति हमारे लिए आवश्यक होती है। पंजीकरण के पश्चात समिति एक स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है। अब हमारा आता है सहकारी समिति की विशेषताएं। तो सहकारी समिति की जो विशेषताएं हैं वह निम्न है। इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला हमारा आता है स्वैच्छिक सदस्यता। नंबर दूसरा हमारा आता है वैधानिक स्थिति। नंबर तीसरा हमारा आता है सीमित दायित्व। नंबर चौथा हमारा आता है नियंत्रण और नंबर 5वां हमारा आता है सेवा भावना। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं स्वैच्छिक सदस्यता। तो सहकारी समिति की सदस्यता जो रहती है वो ऐच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति में स्वेच्छा से सम्मिलित हो सकता है या उसे छोड़ सकता है। दूसरा टॉपिक हमारा होता है वैधानिक स्थिति। तो सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है। इसमें समिति को अपने सदस्यों से अलग पृथक अस्तित्व प्राप्त होता है। समिति अनुबंध कर सकती है एवं अपने नाम से परिसंपत्ति रख सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है सीमित दायित्व। तो एक सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि तक सीमित रहता है। किसी भी सदस्य के लिए यह राशि अधिकतम जोखिम की सीमा है। नियंत्रण, किसी भी सहकारी समिति में निर्णय लेने की शक्ति उसकी निर्वाचित प्रबंध कमेटी के हाथों में होती है। सदस्यों के पास वोट का अधिकार होता है। मतलब प्रत्येक सदस्य वोट देता है जिससे उन्हें प्रबंध समिति के सदस्यों को चुनने का अवसर मिलता है। सेवा भावना, सहकारी समिति के उद्देश्य पारस्परिक सहायता एवं कल्याण के मूल्यों पर अधिक जोर देती है। अतः इसके कार्यों में सेवा भाव प्रधान होता है। इसका मेन उद्देश्य यह होता है कि हमें दूसरों की सहायता करना है। सहकारी समिति के गुण। सहकारी समिति के गुण निम्न है। नंबर पहला हमारा टॉपिक होता है वोट की समानता। नंबर दूसरा सीमित दायित्व। नंबर तीसरा स्थायित्व। नंबर चौथा सहकारी सहायता। नंबर 5वां सरल स्थापना। नंबर 6वां मितव्ययी प्रचलन। अब पहला टॉपिक हमने लिया है वोट की समानता। तो सहकारी समिति में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से आधारित होती है। दूसरा हमारा आता है सीमित दायित्व। तो सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। उनकी निजी संपत्तियों को व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। मतलब उनकी निजी संपत्तियों को इसके अंतर्गत नहीं लिया जाता है। तीसरा आता है स्थायित्व। तो सहकारी समितियों का जीवन काल स्थायी होता है। किसी भी सदस्य की कोई भी सदस्य अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या वह पागल हो जाता है
तो ऐसी दशा में समिति का समापन नहीं होता है। चौथा, सरकारी संरक्षण। सहकारी समितियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, मतलब सरकार इन समितियों को प्रोत्साहित करती है और समय समय पर उन्हें जरूरत पड़ती है तो उन्हें ऋण भी प्रदान करती है, जैसे कि कम ब्याज दर पर ऋण देती है। नेक्स्ट आता है सरल स्थापना। सहकारी समिति कम से कम 10 सदस्यों से प्रारंभ की जा सकती है। इसके पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है तथा इसमें कानूनी औपचारिकताएं नहीं रहती हैं। अब आती है हमारी सहकारी समिति की सीमाएं। चूंकि सहकारी समिति की सीमाएं निम्न है, इन्हें हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला होता है सीमित संसाधन। नंबर दूसरा, अक्षम प्रबंधन। नंबर तीसरा, गोपनीयता की कमी। नंबर चौथा, सरकारी नियंत्रण। नंबर पांचवा, विचारों की भिन्नता। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सीमित संसाधन। चूंकि सहकारी समिति संसाधन सदस्यों की पूंजी से बनते हैं, है ना, जिसके साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है अक्षम प्रबंधन। तो सहकारी समिति ऊंचा वेतन नहीं दे पाती, इस कारण उनको कुशल प्रबंधक नहीं मिल पाते। सदस्य स्वेच्छा से अवैतनिक सेवाएं देते हैं, अतः वे साधारण पेशेवर योग्यता प्राप्त नहीं होते, अतः वे प्रभावी प्रबंधन नहीं कर पाते। तीसरा हमारा है गोपनीयता की कमी। चूंकि क्या होता है कि सदस्यों की सभा में खुलकर चर्चा होती है तथा समिति अधिनियम धारा 7 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति पर प्रकट करने का दायित्व है, इसलिए समिति प्रचलन के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने में कठिनाई होती है। चौथी हेडिंग है सरकारी नियंत्रण। सहकारी समिति को सरकार जो रहती है वो सुविधाएं तो देती है, लेकिन बदले में उसे खातों का अंकेक्षण करना, खाते जमा करना आदि से संबंधित विभिन्न नियमों का पालन भी करना होता है। नेक्स्ट है विचारों की भिन्नता। परस्पर विरोधी विचारों के कारण आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे निर्णय लेने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अब सहकारी समितियों के प्रकार। सबसे पहला प्रकार आता है उपभोक्ता सहकारी समिति। नंबर दूसरा, उत्पादक सहकारी समिति। नंबर तीसरा, विपणन सहकारी समिति। चौथा, सहकारी ऋण समितियां। पांचवा, किसान सहकारी समितियां। नंबर लास्ट, सहकारी आवास समितियां। अब इनको हम निम्न बिंदुओं पर इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा उपभोक्ता सहकारी समिति। तो उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उपभोक्ता होते हैं जो बढ़िया गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसी समिति का उद्देश्य मध्यस्थों को समाप्त करना होता है। सेकंड हमारा आता है उत्पादक सहकारी समिति। तो इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों के हितों के लिए की जाती है। समितियों का उद्देश्य बड़े पूंजीपतियों के प्रति खड़ा होना तथा छोटे उत्पादकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो बीच के जो बिचौलिया होते हैं उनको समाप्त करना होता है। विपणन सहकारी समिति। तो विपणन समितियों का गठन छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को बेचने में सहायता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है किसान सहकारी समिति। तो इन समितियों का गठन किसानों को उचित मूल्य पर आगत उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। सभी समितियों फसलों को उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद, मशीन एवं अन्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट, सहकारी ऋण समितियां। तो सहकारी ऋण समिति की स्थापना सदस्यों को आसान शर्तों पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यह कम ब्याज दर पर हमें ऋण उपलब्ध कराती हैं। अब नेक्स्ट, सहकारी आवास समिति। तो सहकारी आवास समितियों की स्थापना सीमित आय के लोगों को उचित लागत पर मकान बनाने में सहायता के लिए की जाती हैं। ये कम लागत पर लोगों को आवास
प्रदान करती हैं। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा आता है कंपनी। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि कंपनी क्या है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार्वभौमुद्रा होती है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कंपनी के प्रकार। तो कंपनी के प्रकारों को इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला निर्माणी विधि के आधार पर, निर्माणी विधि के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला चार्टर्ड कंपनी, नंबर दूसरा वैधानिक कंपनी, नंबर तीसरा पंजीकृत कंपनी। तो निर्माण विधि के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया, चार्टर कंपनी, वैधानिक कंपनी और पंजीकृत कंपनी। फिर सदस्यों के दायित्व के आधार पर, तो सदस्यों के दायित्व के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला अंशों द्वारा सीमित कंपनी और दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। फिर नंबर तीसरा सदस्यों की संख्या के आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर इसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एकल व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। कौन कौन सी? एकल व्यक्ति कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। नियंत्रण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, सूत्रधारी कंपनी और असूचीबद्ध कंपनी। पूंजी बाजार के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक सूचीबद्ध कंपनी और दूसरा असूचीबद्ध कंपनी। और अन्य कंपनियों के आधार पर इसे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला सरकारी कंपनी, नंबर दूसरा विदेशी कंपनी, नंबर तीसरा फेरा कंपनी, नंबर चौथा निष्क्रिय कंपनी। अब इनका हम डिटेल से, इन कंपनी के प्रकारों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है समामेलन अथवा निर्माण के आधार पर कंपनी। तो सबसे इसके आधार पर इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला राज्य आज्ञा पत्र द्वारा, नंबर दूसरा संसद के विशेष अधिनियम द्वारा और नंबर तीसरा कंपनी अधिनियम द्वारा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य आज्ञा पत्र द्वारा। तो प्रारंभ में कंपनियों का निर्माण आज्ञा पत्र अथवा शाही आदेश द्वारा हुआ करता था। ऐसी कंपनी को चार्टर्ड कंपनी कहा जाता था। मतलब कि शुरुआत में जब कंपनियों का निर्माण हुआ था तब उसको आज्ञा पत्र अथवा शाही आदेश द्वारा, इनका शाही आदेश द्वारा हुआ करता था। ऐसी कंपनियों को चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है। उदाहरण, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 की स्थापना इसी प्रकार की गई थी। अब आता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। तो जब कंपनी की स्थापना एक विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है तो उन्हें वैधानिक कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा कंपनी आदि ऐसी ही कंपनियां हैं। तीसरा आता है हमारा कंपनी अधिनियम द्वारा। तो सामान्यतः कंपनी की स्थापना देश के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ही होती है। भारत में अधिकांश कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित की गई हैं। कितना के अंतर्गत? 2013 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। अब दूसरा आता है हमारा दायित्व के आधार पर। तो दायित्व के आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अंशों द्वारा सीमित कंपनी, नंबर दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और नंबर तीसरा असीमित दायित्व वाली कंपनी। तो सबसे पहले हम समझते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी। जब सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है तो उसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहते हैं। दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। इस प्रकार की कंपनी में इसके सदस्य कंपनी के समापन की दशा में एक पूर्व निश्चित राशि का भुगतान करने की गारंटी देते हैं। मतलब कि अगर कंपनी का समापन होता है तो भी एक निश्चित राशि का भुगतान गारंटी के रूप में दिया जाता है। तीसरा आता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। इस प्रकार की कंपनी में सदस्यों का दायित्व साझेदारी की भांति असीमित होता है। अब तीसरा आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर कौन कौन सी कंपनियां होती है? सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी, स्वतंत्र इकाई के रूप में कंपनी, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरकारी कंपनी। होता क्या है, जब कंपनी की चुकता अंश पूंजी का कम से कम 51% अंश केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो तो वह सरकारी कंपनी कहलाती है।
मतलब अगर 50% से अगर 1% अंश भी ज्यादा है और वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास यदि है तो वह कौन सी कंपनी कहलाती है? सरकारी कंपनी कहलाती है। दूसरा आता है हमारा गैर सरकारी कंपनी। इसमें वह सारी कंपनियां आती हैं जो सरकारी कंपनियां नहीं है। तीसरा, स्वतंत्र इकाई के रूप में कंपनियां। इस प्रकार की कंपनी अपना कार्य तथा संचालन स्वयं करती है, तो वो कौन सी कंपनियां कहलाती हैं? स्वतंत्र इकाई के रूप में कंपनियां कहलाती है। चौथा हमारा आता है सूत्रधारी कंपनी। जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी या कंपनियों पर अपना नियंत्रण रखती है अथवा उसके आधे अंश क्रय कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? सूत्रधारी। तो उसे सूत्रधारी कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहायक कंपनियां। तो ऐसी कंपनियां जिसके ऊपर किसी अन्य कंपनी का नियंत्रण हो वह कौन सी कंपनी कहलाती है? सहायक कंपनी कहलाती है। अब आती है कंपनी की विशेषताएं। तो कंपनी की विशेषताएं क्या है? सबसे पहला कृत्रिम व्यक्ति, दूसरा पृथक वैधानिक अस्तित्व, तीसरा शाश्वत उत्तराधिकार, चौथा गठन, पांचवा सीमित दायित्व, छठवां सार्वमुद्रा, सातवां समापन विधान द्वारा। अब सबसे पहला पढ़ते हैं हम कृत्रिम व्यक्ति। तो कृत्रिम कंपनी की स्थापना जो होती है वो कानून द्वारा होती है और इसका पृथक अस्तित्व होता है, अतः इसे कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा पृथक वैधानिक अस्तित्व। तो कानूनी एवं कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तीसरा शाश्वत उत्तराधिकार। तो कंपनी का निर्माण क्योंकि कानून द्वारा होता है इसलिए कंपनी का जीवन केवल अधिकृत कानूनी प्रक्रिया ही निर्धारित कार्यवाही द्वारा ही समाप्त हो सकती है। चौथा गठन। कंपनी का गठन या निर्माण एक समय लगने वाली महंगी एवं जटिल प्रक्रिया है। सीमित दायित्व। तो एक कंपनी के अंशधारियों का दायित्व अपने द्वारा कंपनी में लगाई पूंजी तक ही सीमित होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के देयों के लिए अंशधारियों का व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अब आते हैं हमारे कंपनी के गुण या लाभ। तो सबसे पहले तो आते हैं सीमित दायित्व, विशाल वित्तीय साधन, अंशों की हस्तांतरिता, जनता का विश्वास, जोखिम का प्रकार और कुशल प्रबंधन। इसमें हमने पढ़ा सीमित दायित्व। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व चूंकि सीमित होता है, अंशधारियों से अंशों के अंकित मूल्य से अधिक राशि की मांग नहीं की जा सकती है। दूसरा विशाल वित्तीय साधन। तो कंपनी की पूंजी कम मूल्य वाले अंशों में विभक्त होती है, अतः छोटी बचत करने वाले व्यक्ति भी इन्हें खरीद सकते हैं। तीसरा अंशों की हस्तांतरिता। तो कंपनी के अंश आसानी से हस्तांतरित किए जा सकते हैं, अतः अंशधारियों को विनियोग में तरलता की सुविधा होती है। अगला आता है स्थायी अस्तित्व। कंपनी ही व्यावसायिक संगठन का ऐसा रूप होता है जिसका अस्तित्व अत्यधिक स्थायी होता है। लास्ट विकास एवं विस्तार। तो कंपनी के पास विशाल साधन होते हैं, अतः व्यवसाय जो रहता है वह बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगली हेडिंग जनता का विश्वास। तो चूंकि कंपनी जो रहती है उस पर जनता का अधिक विश्वास होता है। अब आती है कंपनी के दोष या सीमाएं। तो सबसे पहला तो होता है स्थापना में कठिनाई, दूसरा परिवर्तन में अनाचार, तीसरा गोपनीयता का अभाव, चौथा सट्टेबाजी, पांचवा स्वामित्व व प्रबंधन में प्रायिकता। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्थापना में कठिनाइयां। तो एक कंपनी की स्थापना में अनेक कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करना होता है तथा साथ साथ अधिक व्यय भी करना पड़ता है। दूसरा परिवर्तन में अनाचार। कंपनी के प्रवर्तक जो होते हैं वह गलत ढंग से कंपनी का भविष्य उज्जवल दिखाकर गलत तस्वीर जनता के सामने पेश करते हैं। गोपनीयता का अभाव। कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को समय समय पर अनेक सूचनाएं कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध करानी होती हैं। यह सूचनाएं सामान्य जनता को प्राप्त हो जाती हैं, अतः इससे क्या होता है? गोपनीयता का अभाव होता है। स्वामित्व व प्रबंध में पृथकता। तो कंपनी के स्वामित्व तथा प्रबंध में पृथकता के कारण अधिकांश अंशधारी
इसके प्रबंध में रुचि नहीं लेते। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो आता है वह है व्यावसायिक संगठन के रूप का चयन, मतलब कि हम किस तरीके से व्यवसाय को चुने। तो चूंकि प्रत्येक व्यावसायिक संगठन के अपने कुछ गुण हैं तथा कुछ दोष हैं, अतः व्यवसाय हेतु कौन सा संगठन श्रेष्ठ है यह अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। एक व्यावसायिक संगठन के रूप का चयन करते समय हमें निम्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले व्यावसायिक संगठन के रूप चयन के तत्व। तो सबसे पहला सुविधाजनक गठन, पूंजी की मात्रा, दायित्व, जीवन काल, प्रबंध कुशलता, व्यवसाय की प्रकृति, नियंत्रण की मात्रा, सरकारी नियमन। अब इन टॉपिक्स को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला आता है हमारा सुविधाजनक गठन। तो गठन की दृष्टि से व्यवसाय का गठन सुविधाजनक होना चाहिए, मतलब कि बिजनेस का जो गठन हो वह काफी आसानी से किया जा सके। इस दृष्टि में एकल स्वामित्व रूप जो रहता है वह सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो वैधानिक औपचारिकताएं करनी होती है, परंतु छोटे व्यवसाय हेतु तो यह उपयुक्त है। अगर हमें बड़े पैमाने पर बिजनेस करना है तो व्यावसायिक संगठन का कंपनी रूप ही उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, पूंजी की मात्रा। यदि व्यवसाय हेतु बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है तो कंपनी रूप अच्छा रहता है, क्योंकि अंश निर्गमन के द्वारा यह पूंजी प्राप्त की जा सकती है। साझेदारी फर्म में भी साझेदारी की पूंजी मिलाकर साधनों को बढ़ाया जा सकता है। दायित्व, एकल स्वामित्व व्यवसाय व साझेदारी में दायित्व कैसे होते हैं? असीमित होते हैं। जीवन काल, मृत्यु, पागल, दिवालिया आदि की दशा में एकल स्वामित्व व साझेदारी प्रभावित होती है, परंतु कंपनी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रबंध कुशलता, एकल स्वामित्व व्यवसायी प्रबंध के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ नहीं हो सकता, अतः साझेदारी व कंपनी के संबंध में यह समस्या नहीं आती। नेक्स्ट, व्यवसाय की प्रकृति। तो जिन व्यवसाय में ग्राहक से प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक होते हैं, जैसे कि दर्जी की दुकान है, हेयर ड्रेसिंग है, सैलून आदि, यहाँ पर एकल स्वामित्व व्यवसाय स्थापित किया जाता है। नियंत्रण, यदि व्यवसाय पर पूर्ण व एकमात्र नियंत्रण चाहिए तो एकल स्वामित्व व्यवसाय स्थापित किया जाता है। सरकारी नियमन, एकल स्वामित्व व साझेदारी व्यवसाय असीमित दायित्व होने के बावजूद भी अधिक पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वैधानिक औपचारिकताएं नहीं होती हैं, आसानी से इसका गठन किया जा सकता है। अब पुनरावृत्ति। अब अभी आज के टॉपिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा सहकारी समिति, उसमें उसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? स्वैच्छिक सदस्यता, मतलब स्वयं स्वेच्छा से इसमें आप अपनी सदस्यता दाखिल करा सकते हैं। वैधानिक स्थिति, सीमित दायित्व, नियंत्रण, सेवा भावना। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना ना होकर सेवा भावना होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था सहकारी समिति के गुण। इसमें पढ़ा था हमने वोट की समानता, सीमित दायित्व, स्थायित्व, सरकारी सहायता और सरल स्थापना। इसके बाद हमने पढ़ी थी सीमित समिति की सीमाएं। तो सीमित संसाधन है ना, सीमित संसाधन, अक्षम प्रबंधन, गोपनीयता की कमी, सरकारी नियंत्रण और विचारों की भिन्नता। इसके बाद हमने पढ़ा था सहकारी समितियों के प्रकार। तो इसमें हमने पढ़े थे उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, वितरण सहकारी समिति, किसान सहकारी समिति और सहकारी ऋण समिति। इसके बाद हमने पढ़े थे कंपनी के प्रकार। तो कंपनी के प्रकार में हमने समामेलन के अथवा निर्माण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया था, राजाज्ञा पत्र द्वारा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा और कंपनी अधिनियम द्वारा। दायित्व के आधार पर भी इसे 3 भागों में बांटा था हमने, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और असीमित दायित्व वाली कंपनी। फिर स्वामित्व के आधार पर हमने इसे बांटा था, सरकारी कंपनी, गैर सरकारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। इसके बाद हमने कंपनी के गुण पढ़े थे। तो सीमित दायित्व, जनता का विश्वास, जोखिम का प्रकार और कुशल
प्रबंधन। इसके बाद हमने पढ़ा व्यवसायिक संगठन के रूप के चयन के तत्व। तो इसमें हमने पढ़ा था कि सुविधाजनक गठन, पूंजी की मात्रा, दायित्व, जीवन काल और प्रबंध कुशलता। अब आपके लिए आज का गृह कार्य है। पहला क्वेश्चन हमारा है, सहकारी समिति का अर्थ बताते हुए सहकारी समिति की विशेषताओं को समझाइए। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। सहकारी समिति का अर्थ बताते हुए सहकारी समिति की विशेषताओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपनी के गुण तथा लाभों को समझाइए। कंपनी के गुण तथा लाभों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंपनी के दोषों को समझाइए। कंपनी के दोषों को समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करते समय किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। एक बार क्वेश्चन फिर से, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन करते समय किन किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए।